जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 5 मानव संसाधन के सभी प्रश्नों को उत्तर करेंगे। तो उससे पहले समझ लेते हैं हम कि मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मानव संसाधन यानी जब कोई इंसान पढ़ लिख कर या सीख कर काम करता है और समाज या देश के लिए कुछ बनाता है, तो वही इंसान मानव संसाधन कहलाता है। यानी जो मानव है वो सभी संसाधनों का बहुत ही बड़ा रूप है ना। मानव के बिना कोई भी संसाधन नहीं है, यानी मानव के बिना जितने भी संसाधन है सब बेकार है। इसलिए मानव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूरी संसाधन के लिए जितने भी चीजें हैं उसके उसके लिए तो बड़ी ये मतलब बोल दिया, सबसे पहले लाइन में ही बोल दिया कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, है ना। जो लोग होते हैं, है ना, जो लोग हैं यानी जो व्यक्ति हैं वो सबसे बड़े संसाधन होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। तो मानव संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही खास है ना। जैसे आप अगर किसान किसान खाना उगाता है ना, जैसे फसल उगाता है, शिक्षक पढ़ाता है, डॉक्टर इलाज करता है, यह सब मानव संसाधन है ना। ये जितने भी ये सारे मानव संसाधन है, जितने भी ये सब आप देख चुके हैं, है ना। तो ये है मानव संसाधन। तो दोस्तों, आज हम इन सभी प्रश्नों को उत्तर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं मानव संसाधन में। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व ये क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में प्रति किलोमीटर में, है ना, जो लोग रहते हैं, रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर में 500 लोग हैं, तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होगा। तो ऐसे कुछ जनसंख्या घनत्व को दिखाता है ना। यानी प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या का घनत्व समझेंगे, है ना, जितने भी प्रति किलोमीटर में होते हैं। ठीक है। आगे है जन्म दर। जन्म दर यानी किसी एक वर्ष में किसी देश या राज्य में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं को हम जनसंख्या को यानी संख्या को जन्म दर कहते हैं। जो क्या है कि राज्य में या किसी देश में 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं को हम संख्या को जन्म दर कहते हैं। आगे है मृत्यु दर। जब किसी एक वर्ष में किसी देश या राज्य में प्रति 1000 व्यक्ति पर मरने वाले लोगों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। आगे है जनसंख्या, है ना, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, है ना। किसी एक विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले स्त्री, पुरुष और बच्चे की कुल संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। प्रवास वे लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना यानी प्रवास कहलाता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाकर बस जाता है, उसको हम प्रवास बोलते हैं। आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो हम आप्रवास बोलते हैं। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तब उत्प्रास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जब देश की सीमाओं से बाहर होने वाले प्रवास को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जनसंख्या का वृद्धि दर क्या होता है? जब दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या में होने वाले इस परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे ही हम जनसंख्या का वृद्धि दर कहते हैं। जनगणना क्या होता है? तो किसी क्षेत्र के निवासियों की सरकार द्वारा किसी विशेष अवधि की विशेष समय पर दी जाने वाली गणना, जिसके साथ कुछ सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़े को इकट्ठा किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जनगणना, है ना। यहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है? मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर के अधिक होने की संख्या को हम वृद्धि कहते हैं। इसे उसे ही हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, है ना। वृद्धि को हम उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? किसी एक निश्चित अवधि जैसे 1991 से 2002 में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जितने लोग बढ़ गए उसको हम 1991 से 2002 में कितने लोग बढ़ गए उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जीवन प्रत्याशा यानी उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति जीवित रहने की
आशा की जाती है, उसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये सारे टर्म आपको समझ में आए होंगे, है ना। कोशिश करते हैं कि आपको ये सारे जितने भी टर्म हैं आपको आए होंगे। चलिए, तो अब हम इन सभी प्रश्नों को उत्तर करेंगे जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, यानी मानव संसाधन में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रश्न है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सही उत्तर है कि लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। क्या है, लोग जो हैं एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उन समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होता है ना, उपयोगी होती है। जब वह लोगों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, यानी लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो लोगों को एक संसाधन इसीलिए समझा जाता है क्योंकि वो किसी भी चीजों को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी मानव के द्वारा, लोगों के द्वारा ही किसी भी संसाधन को बनाया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को एक संसाधन समझा जाता है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण क्या है, डिफरेंस क्या है इसका, असमान क्यों है, इसका वितरण क्या है। तो विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्न कारण है। क्या है, निम्न कारण है क्या है। पहला, स्थलाकृति का एक जैसा ना होना, है ना, कहीं भी एक जैसा क्या है, नहीं है। यहाँ पे जैसा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप मिला लेंगे, यहाँ पे जैसा होगा। जलवायु में विभिन्नता, जलवायु एक जैसा नहीं है भारत में, अनेक जगहों पे अलग अलग जलवायु है, कहीं ठंडा, कहीं गर्मी, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं है कुछ। ठीक है, मृदा एक जैसी नहीं है, जल एक जैसी नहीं है, जल का असमानता है, वितरण, है ना, जल का असमानता का वितरण, है ना, खनिज पदार्थों के वितरण में भिन्नता, रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भिन्नता, इन सभी के कारण जो होता है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण है। यही मुख्य कारण है जो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है ना। आप देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से जो जनसंख्या विश्व की बढ़ रही है दोस्तों। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, जल्दी से इसको देख लेते हैं कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है ना। इसका कई गुना कारण कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है ना। ऐसा वास्तव में जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण होता है ना। मतलब क्या है कि जन्म जो है यहाँ पे ज्यादा हो रही है और मृत्यु कम हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि विश्व की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो आप सोचिए, आप क्या करेंगे, मतलब जनसंख्या को बढ़ाना है आपको कि घटाना है, तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है ना। चलिए आगे समझते हैं, चौथा प्रश्न, है ना। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन करना है। तो पहला है इसमें मृदा, उपजाऊ मृदाएं मिट्टी के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में होंग हो चोंग सियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो ये इसका बहुत ही जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले ये पहला कारक है। दूसरा है जल, है ना, पहला हो गया, तो आपका पहला आपका क्या हो गया, है ना, पहला क्या कारण था, पहला था दोस्तों मृदा, है ना। दूसरा यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ, दूसरा है जल, है ना। लोग उन क्षेत्रों में रहने वाले प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है ना। मतलब अलवणीय जल यानी जो मीठा जल है वो आसानी से वहां पे प्राप्त हो जाता है, उसको प्राथमिकता लोग देते हैं। विश्व की नदियां, घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो है जनसंख्या, जो मरुस्थल है, यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा जनसंख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, इस कारण मरुस्थल में लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है ना। तो इसका सही उत्तर होगा कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। किसकी, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो हम बोलेंगे जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या संगठन से हमें किसी देश की जनसंख्या के लिंगानुपात व आयु वर्ग का ज्ञात होता है, तब हम बोलते हैं उसको जनसंख्या संगठन, है ना। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये सारे आंसर पता चल रहे होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं छठे प्रश्न में,
है ना। जो छठा प्रश्न है वो सबसे लास्ट है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि किसी देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या को समझने में निम्न प्रकार से सहायता करता है। क्या करता है? तो पहला, जनसंख्या पिरामिड का निचला भाग होता है जन्म स्तर को दर्शाता है। इसको जो निचला स्तर होता है जन्म स्तर को दर्शाता है। इसका ऊपर भाग वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है ना। जनसंख्या पिरामिड किसी देश में आश्रित लोगों की संख्या के बारे में बताता है। और सबसे लास्ट है कि जनसंख्या पिरामिड से जन्म दर और मृत्यु दर का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। जनसंख्या को समझने में बहुत ही ये मदद करता है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है दोस्तों, आगे है कि सही को चिन्हित करना है। सही को चिन्हित करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कह रहा कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, ये सही उत्तर होगा। जनसंख्या वितरण के सही उत्तर होंगे ये। ठीक है, दूसरे है कह रहे कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो पहला जन्म, मृत्यु और तीसरा प्रवास। ये 3 कारक मुख्य कारक हैं जिससे जनसंख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी कितना? 6 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो 6 अरब इसका सही उत्तर होगा। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है, जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड। ठीक है दोस्तों, तो ये सही उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं सबका, है ना। आगे है यहाँ पे और भी कुछ दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य को पूरा करना है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे इसको पूरा किया गया है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वरक जमीन आते हैं। तो इसको पूरा कर दिया गया है, आप इसको देखकर पूरा कर लेंगे, देखकर भर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अगर दोस्तों आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज हमें मैसेज करें इस नंबर पे, है ना। सिर्फ 90 रुपए में आपको इन जो भूगोल है इन सभी चैप्टर का, जो भी जितने भी चैप्टर है इसमें सारे चैप्टर का हम सिर्फ 90 रुपए में इसको आपको पीडीएफ भेज देंगे। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो अंत तक देखें। चलिए उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, धन्यवाद।